वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजै निवेदन करूँगा स्वागत वक्तव्य के लिए शोध संस्थान के निदेशक और हम सबको निरंतर प्रेरणा देने वाले डॉक्टर चेतराम गर्ग जी से। हम सबके मार्गदर्शक श्रद्धेय माननीय सुरेश सोनी जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रोफेसर ईश्वरचंद विश्वकर्मा जी कार्यक्रम के आज अध्यक्ष हैं। विशिष्ट अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, चांसलर प्रोफेसर पीएल गौतम जी, प्रोफेसर शशि बाला जी, श्रीमती शैलजा कटोच जी, मंच पर बैठे हुए शोध संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर भागचंद चौहान जी, विद्वत जगत से पधारे हुए भिन्न भिन्न कला साहित्य इतिहास दर्शन के विद्वान बंधु, सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक व राजनीतिक क्षेत्र से आए हुए भिन्न भिन्न विधाओं के तज्ञ शास्त्री भगनी बंधुओं, मैं शोध संस्थान नेरी की ओर से आप सब लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो ये अवसर है कि श्रद्धेय ठाकुर राम सिंह जी के 111वें जन्म दिवस का, उनकी प्रतिमा के अनावरण का, और मूल रूप से जो इसका ध्येय लक्ष्य है, जो मुझे लगता है वो हम सब लोगों को ठाकुर जी के जोड़ने का है, कनेक्ट करने का है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ना कभी किसी के जन्मदिन मनाने की परंपरा रही है और ना ही किसी के स्टैचू या प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम रहा है। हमारे दो प्रारंभ के पूजनीय सरसंघ चालक पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी और श्री गुरु जी की प्रतिमा है, उसके बाद कोई मुझे ध्यान नहीं है, मेरी समझ में नहीं है। पर कई बार व्यक्ति अपने व्यक्तियों से, हम सब लोगों से करवा लेता है। हम नहीं कर रहे हैं, वो करवा लेता है। श्रद्धेय सोनी जी जब यहां आए थे और कल पूछ रहे थे चेतराम मैं कब आया था यहां, तो मैंने कहा 16 साल पहले आप आए थे यहाँ, और उनकी श्रद्धा अंजलि का कार्यक्रम था, 19 सितंबर का दिन था। तो दो वाक्य में उनके साथ जोड़ना चाहता हूँ, कनेक्ट करना चाहता हूँ कि ठाकुर जी का जीवन कैसा था। तो मैंने सोनी जी ने कहा गंगा के प्रवाह जैसा था।
और यहां का जो ये काम है ये कौन करेगा और कौन करवाएगा, इसके बारे में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मानी सोनी जी के शब्द बोल रहा हूं मैं, अपने शब्द नहीं मेरे। उन्होंने कहा अगर हम सब लोग काम नहीं करेंगे तो ठाकुर जी आएंगे, गले से पकड़ेंगे, जो जो काम नेरी शोध संस्थानों का होगा, भारत का इतिहास का काम होगा, वो गले से पकड़ के भी उस काम को करवा लेंगे। इसलिए हमारे को इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, वो काम स्वतः स्फूर्त और स्वयं प्रेरणा से काम चलेगा। ऐसा ठाकुर जी का जीवन रहा है। ठाकुर जी को मापना और तोलना आसान काम नहीं है। जिन्होंने प्रतिमा दी, उन्होंने स्वयं बनाई, उन्होंने सम त्याग सब कुछ खुद किया, और आज वो संयोग से आ ही नहीं पाए। तो एक बार जब वो संघ के वातावरण को देखकर उन्होंने कहा, संत जी बोले कि संघ सब कुछ कर सकता है। उन्होंने अपने वाक्य में लिखा है, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है, उन्होंने ठाकुर जी ने संत जी को समझाया, संघ सब कुछ कर सकता है, इस बात को भूल जाओ। अगर तुम्हें संघ में रहना है तो तुम्हें संघ को मानना पड़ेगा, संघ को जानना पड़ेगा, संघ में रहने के लिए संघ जैसा व्यवहार करना पड़ेगा, इसलिए संघ में रह पाओगे। ये ठाकुर जी के शब्द थे। तो इसलिए समाज के अंदर जब हम किसी काम को करने के लिए जाते हैं और जब किसी के व्यक्तित्व और कृतित्व का व्याख्यान करते हैं, तो केवल वो एक जलसा जुलूस नहीं होता है, वो एक विषय की एक रेखा होती है कि हम कहां से चले थे, कहां पहुंचे और कहां हमने जाना है। तो वो महापुरुष के जीवन में से उद्धृत होता है, उसमें से निकलता है। तो ठाकुर राम सिंह जी का ये जो हमारे को कुछ दिखता है, ये उन्होंने अपने किस उम्र के बीच में उन्होंने ये सारा किया। तो मैं देखता हूं कि वो 88 साल के उम्र के थे, 90 साल की उम्र के हो गए थे। उसके बाद उन्होंने इस शोध संस्थान के बारे में चर्चा की। चर्चा अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना में पहले से ही थी, पर उसका इनिशिएट कैसे हो, कौन करेगा, इसके लिए ठाकुर जी 88 साल की उम्र में खड़े हो। और जब हमने अंदर प्रतिमा लगाई तो क्या ठाकुर जी की प्रतिमा ही रहेगी? ठाकुर जी तो 1 अरब 97 करोड़ 29,49,000 साल की बात करते थे। तो हमें लगा कि यहां की जो हमारी हिमाचल प्रदेश की कला है, संस्कृति है, हमारी जो कांगड़ा पेंटिंग्स है, कांगड़ा की चित्रकला है, उसमें इस संसार को, भवसागर को, यहां की जो सृष्टि हुई, इसको कैसे हुआ है। तो समुद्र मंथन का वहां पर जो है डिपिक्शन हुआ है, और जो दशावतार की जो हमारी गाथा है, हमारा दशावतार का जो जीवन है, वो भी उसके अंदर डिविजन हुआ है। तो ठाकुर जी जो काम बोल गए हैं, तो ठाकुर जी जो बोल गए उन कामों को करना होगा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जरूरी हिस्सा है कि हमारे को इन कामों को आगे लेना है। तो ये हम सबकी जिम्मेवारी है। अगर मैं थोड़ी सी 2 लाइन में ये कहूं कि शोध संस्थान की यात्रा क्या है और इतिहास की समस्याएं क्या हैं। आज भारत का हर नागरिक इतिहास की समस्या को जानता है कि हमने वही लाइन पकड़ी जो हमारे पर राज करने वाले छोड़ गए। मोटी सी बात को समझना चाहिए। अब उसको कैसे छोड़ना है, उसके लिए उस तरह की शिक्षा और नीति और समझ और कार्य हम लोगों में से निकलने आवश्यक है। तो उसके लिए यह शोध संस्थान बना और आगे बढ़ रहा है। हम कितना काम इसमें से कर पाए। जब हमने पहली पुस्तक लोक परंपरा में सृष्टि आख्यान का काम किया, तो उस काम को करने में हमें 6 साल लगे। आज
हमारी क्षमता हर वर्ष 6 पुस्तक निकालने की हो गई है पिछले 2-3 वर्षों। अब वो लेखनी सब कुछ नहीं है, उसमें शिक्षण भी है और प्रशिक्षण भी है और उसको चलाना भी है। तो उन सारी चीजों की, उन व्यवस्थाओं को जोड़ते हुए हमने गांव के को महत्वपूर्ण माना है। गांव में किसान रहता है, मजदूर रहता है, भगवान रहता है, कृषक रहता है, नेता रहता है, सब रहता है। तो जो ये हमारे गांव है, हमने हिमाचल प्रदेश को अपना उसका केंद्र माना और हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के 12 गांवों को हमने सेलेक्ट किया और उस पर हमने 2 पुस्तकें पहले प्रकाशित की। आज वो कार्य निरंतरता की ओर बढ़ रहा है, जो हमारी संस्कृति, कला, साहित्य और इतिहास को एक दिशा देने में मार्गदर्शिका का काम करेगा। हिमालय की आज और भी बहुत बड़ी समस्या है, पर्यावरण की समस्या, अनेक समस्या है। इतिहास का अंतिम उद्देश्य क्या है? ठाकुर राम सिंह जी बोल गए, मानव का कल्याण है और उस कल्याण के लिए हमें उन सारी चीजों को समझने और करने की आवश्यकता है। हमारे पास 2030 तक का हिमाचल प्रदेश के बृहद इतिहास का लेखन का 6 वॉल्यूम के अंदर एक पूरा एजेंडा ICHR से हमारे को एक स्पॉन्सर एक हमारे पास प्रोजेक्ट है और उस 2030 के बाद हमारे पास जो हमारे ये सप्त सिंधु क्षेत्र है और हिमालय क्षेत्र है, उस दिशा की ओर हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें आपका साथ, आपका समर्थन, आपका विश्वास और सारी चीज़ें उसके साथ जोड़ते हुए ये आप सब लोगों के कारण से ही ये संस्थान यहाँ पहुँचा है। आगे भी ये वहाँ पहुँचेगा जहाँ हम सब लोग मिलकर इसको पहुँचाना चाहते हैं। आप सब लोग यहाँ आए, पधारें, इसके हिस्सेदारी बने। इसके लिए मैं पुनः एक बार आपका अभिनंदन, आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। हाँ, धन्यवाद चित्राम जी। अब कार्यक्रम की अगली कड़ी पुस्तक व स्मारिका विमोचन। स्मारिका वार्षिक प्रतिवेदन 2025-26। मेरा इन सभी पुस्तकों के संपादकों से निवेदन कि वो मंच पर आ जाएं और अपनी पुस्तकों का विमोचन करवाएं। स्मारिका वार्षिक प्रतिवेदन ऋग्वेद में पश्चिम हिमालय के संदर्भ में संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश सरोज, अमित शर्मा, शशि शर्मा। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति विरासत संपादक बरुराम टॉकर, महेद बोराना। हिमाचल प्रदेश के गांव संपादक डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, ऋषि कुमार। पास्टोरलिस्ट एंड फॉरेस्ट अंडर कॉलोनियल रूल, द गुजर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, राइटर बिंदु साहनी। फेथ, इकोनॉमी एंड हैबिटेट, ए स्टडी ऑफ जनजाति सोसाइटी इन नॉर्थ वेस्ट भारत, एडिटर राजेंद्र कुमार एंड बिंदु साहनी। इतिहास को किताबों के पन्ने में संजोकर रखना, यही इतिहास की कला है और वो इतिहास सर्व समाज के काम आए, इसलिए इसको किताबों में संजोकर रखना एक बहुत बड़ा काम है। बंधुओं, आपकी तरफ से तालियां नहीं आ रही, लग रहा कहीं ना कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए तालियों की। ये बहुत महत्वपूर्ण साहित्य है। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, कभी भी कोई रेफरेंस आएगा, रेफरेंस बुक ढूंढनी होगी हिमाचल के बारे में, तो आपको यहाँ से एक अच्छा मटेरियल मिलेगा। ऋग्वेद में पश्चिम हिमालय के संदर्भ में बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। इसके अलावा इतिहास दिवाकर नाम से एक पत्रिका अप्रैल 2008 से नई रिसोर्स संस्थान से निकलती है। उसका आजीवन शुल्क 2000 रुपये और संस्थागत 5000 रुपये है। मेरा आप सभी से निवेदन कि एक अच्छा अपना साहित्य है, आप सबके घर में होना चाहिए। केवल 2000 और 5000 रुपये संस्था के लिए।
किताब पढ़ो। Faith, Economy and Habitat, a study of जनजाति सोसाइटी इन नॉर्थ वेस्ट भारत, राजेंद्र कुमार और बिंदु साहनी जी। Pastoralists and forests under colonial rule, the Gujars of Himachal Pradesh, बिंदु साहनी द्वारा। अब आइए राजेंद्र जी, राजेंद्र आप हिंदुस्तान। सन अगले फेथ, इकोनॉमी एंड हैबिटेट, ए स्टडी ऑफ जनजाति सोसाइटी इन नॉर्थ वेस्ट भारत, एडिटर संपादक राजेंद्र कुमार व बिंदु साहनी। आप सभी का भी आभार, माननीय अतिथियों का आभार। अब हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री व जन जन से परिचय रखने वाले, संबंध रखने वाले, मेरी सोच संस्थान से विशेष रूप से जुड़े हुए और जिस परिसर में, जिस भूमि पर हम बैठे हैं, उनकी कलम से इस मेरी सोच संस्थान को मिली थी, ऐसे माननीय प्रेम कुमार धूमल जी से मेरा निवेदन कि अपने विचारों से हम सभी को अनुग्रहित करें। माननीय प्रेम कुमार धूमल जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, मुख्य वक्ता श्रद्धेय श्री सोनी जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं सम्मानित मंच, उपस्थित बहनों और भाइयों, ठाकुर राम सिंह जी के 111वें जन्मदिन पर मैं उन्हें हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस कार्यक्रम में आप सब आए, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच से बार बार आपको प्रार्थना की गई कि जोरदार ताली बजा लो। एक बार जिसको भगवान ने दो हाथ दिए हैं वो अपने लिए जोरदार ताली बजाए। ठाकुर राम सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत महान था और इतिहास के लिए जो कुछ उन्होंने किया वो स्वयं इतिहास बन गया। ठाकुर साहब का ये संदेश कि जो कौम, जो देश, जो समाज अपने इतिहास को नहीं जानता या भुला देता है, सम्मान नहीं करता, वो स्वयं खत्म हो जाता है। आदिकाल में जो ऋषि मुनि होते थे
वैसे तपस्वी ठाकुर राम सिंह जी थे। जीवन के अंतिम वर्षों में जैसे चेतराम जी ने बताया 88 साल की उम्र में यह संकल्प लेना कि यहाँ एक काम करना है। आप में से बहुत सारे लोग उनको व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं। जो उनके संपर्क में आ गया वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। मेरी तो अंधेरी सी जगह मानी जाती थी। ठाकुर साहब आए, तो उनकी इच्छा अनुसार ये संस्थान बनाने के लिए जगह दी गई। साथ में हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का सेंटर बना, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बना। यहाँ पर ही हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। इतने संस्थान चारों तरफ हो गए। ये सब उनकी तपस्या का फल था। ठाकुर साहब जब इतिहास को करोड़ों वर्षों में जिनके सुनाते थे तो मैं अक्सर कहा करता था कि रिकॉर्डिंग कर लो सारी। किसी को याद नहीं रहेगा ठाकुर साहब ने क्या बोला। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सौभाग्य मिला उनसे जुड़ने का, इस संस्थान से जुड़ने का और कुछ इतिहास के बारे में जानने का। स्वर्गीय चेतराम जी, जिनको हम बड़े चेतराम जी कहते हैं, अब तो छोटे चेतराम जी भी सफेद दाढ़ी वाले हो गए। दोनों चेतराम ने जो तपस्या की, जो काम किया, वो भी हमेशा याद रहेगा। पता नहीं तुलना ठीक होगी कि नहीं, लेकिन जैसे गुरु नानक के साथ बाला मर्दाना की बात आती है, बाला और मर्दाना, वैसे ही ठाकुर राम सिंह के साथ बड़े चेतराम और छोटे चेतराम को भी याद करेंगे। मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है। मैं तो जब पता लगा कि श्रद्धेय सोनी जी आ रहे हैं तो लगा कि एक बार फिर जो इतिहास की ज्ञान रूपी गंगा बहेगी उसमें हमें भी आजाद होने का मौका मिलेगा। सौभाग्य से मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री, इसी प्रदेश के सपूत
नड्डा जी भी आए हैं, इनका भी स्वागत बहुत बहुत। तो ज़्यादा समय न लेता हुआ आप सबका पुनः स्वागत, अभिनंदन। और नेरी के संस्थान में भारत माँ का नारा बोलना, मेरी आवाज़ तो कम है, आपकी आवाज़ जरूर ऊपर तक पहुँचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी से कि हमें अपने प्रेरक उद्बोधन से अनुग्रहित करें। मैं एक सुधार जो आपकी अध्यक्षता के लिए कि 24 तक बोला था, 26 तक आप जनवरी 26 तक अध्यक्ष रहे, हमारे लिए सौभाग्य का विषय। श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी, नड्डा जी हमारे अपने प्रदेश के, अपने प्रांत के, लेकिन आपकी तालियां से लग रही हैं कि जैसे पता नहीं पहली बार नाम सुना हो। आज के इस कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, हम सब के बहुत ही श्रद्धा के केंद्र सम्माननीय सुरेश सोनी जी, जो अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं और हम सबके मार्गदर्शक हैं। हमारे वरिष्ठ नेता जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री प्रेम कुमार धूमल जी, हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी, हमारे प्रेमलाल गौतम जी कुलाधिपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, डॉक्टर प्रोफेसर शशि बालाजी जो अधिष्ठाता है भारतीय विज्ञान केंद्र भारतीय विद्या भवन में, श्रीमती शैलजा कटोच जी जो कटोच राजवंश से आती हैं और उनका इतिहास संकलन में बहुत बड़ा योगदान है, प्रोफेसर भागचंद चौहान जी अध्यक्ष शोध संस्थान, और मेरे प्रिय मित्र जिनके साथ लंबे समय मैंने काम किया, डॉक्टर चेतराम गर्ग जी जिन्हें हम छोटे चेतराम जी के नाम से भी जानते हैं, जो संगठन सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे सभी सांसदगण, हमारे विधायकगण और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और हमारे इतिहास के साथ जुड़े हुए ऐसे हमारे सभी सज्जन वृंद, देवी और सज्जनों, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज नीरी के इस शोध संस्थान में आने का सौभाग्य मिला है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद मुझे यहाँ आने का मौका मिला। नीरी शोध संस्थान से मेरा संबंध बड़ा पुराना है। जब धूमल जी की कैबिनेट में मैं मंत्री था, तब धूमल जी के साथ ही यहाँ की गतिविधियों में रुचि लिया करता था और समय समय पर उसके साथ जुड़ा करता था। अगर हम आज यहाँ पर 111वीं वर्षगांठ जैन जयंती स्वर्गीय राम सिंह जी की मनाने के लिए एकत्र हुए हैं, तो सबसे पहले तो हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम ऐसी शख्सियत को जन्म जयंती मना रहे हैं जो आने वाले समय तक आगे की पीढ़ियों को सदा सदा के लिए प्रेरणा देंगे। उनका जीवन एक कुशल संगठक थे, श्रेष्ठ इतिहासकार थे, प्रखर लेखक थे और दूरदर्शी विचारक थे। जब हम किसी को याद करते हैं तो हमको उन परिस्थितियों को भी याद करना चाहिए जिन परिस्थितियों में उन्होंने काम किया। आप याद कीजिए कि हमारा हिमाचल 1900 यानी प्रथम अर्ध शताब्दी जो 20वीं शताब्दी की थी, उस समय हमारी स्थितियां कैसी रही होंगी। और उस समय
एक नौजवान व्यक्ति 1941 में संघ के संबंध में आता है, संपर्क में आते हैं। 1942 में वो प्रचारक बन जाते हैं और 1946 से लेकर के 71 तक आप समझिए कि हिमाचल का रहने वाला व्यक्ति असम के प्रांत के प्रचारक के रूप में काम करते हैं और देश सेवा मातृ सेवा के लिए लगते हैं। ये उनका जीवन रहा। वो अपने आप में उनके नेतृत्व क्षमता ऐसी थी। मैं सौभाग्यशाली हूँ। वैसे हम सब लोग जब यहाँ पर आदरणीय सुरेश सोनी जी हैं तो उनका जो हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा वो विस्तृत रूप से उनके बारे में जानकारियाँ भी हम सबको मिलेंगी। मुझे भी उनके साथ थोड़े समय काम करने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन साथ ज़रूर उनका सहयोगी के रूप में उनके साथ रहने का मौका मिला। झंडेवाला के पुराने कार्यालय में वो तीसरी मंजिल के ऊपर वाले कमरे में रहा करते थे। और जैसा कि अभी चेतराम जी ने बताया कि 88 वर्ष की उम्र में उन्होंने इतिहास संकलन की कल्पना को आगे बढ़ाया, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी सोच और उनकी कितनी जागृत थी कि 88 वर्ष की उम्र में एक नए प्रकल्प को अपने हाथ में लेना और उसको पूरा करना, ये उनकी ताकत थी। और हमेशा एक्टिव ही जीवन के रूप में उसको आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। तो मैं भी झंडेवाला कार्यालय जाया करता था तो उनके साथ मुलाकात होती थी, उनका सहयोगी के नाते भी मुलाकात रही। बहुत कुछ सीखने को मिला। प्रेरणा हमेशा नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और नई ऊर्जा उनके साथ बातचीत के संसर्ग में आकर के हम सबको मिलती थी। आज ये जैसा चेतराम जी ने कहा कि ये उनकी ही प्रेरणा है जो आज ये नेरी का संस्थान बना है। मैं धूमल जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में इस भूमि का आवंटन कराया और यह एक इतिहास के दृष्टि से इतिहास को शोध को आगे बढ़ाने का काम जो यहाँ से चल रहा है वो बहुत ही उत्तम कोटि का है। अब आप ठाकुर राम सिंह जी की सोच को सोचिए, जिन्होंने कितने पहले इस बात को सोचा कि इतिहास को हमको रीराइट करना पड़ेगा और हमको करेक्ट इतिहास, सही इतिहास बताना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने शोध करके ये पाया कि जो इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है वह किसी उद्देश्य से है, नंबर एक। नंबर दो, वो उन लोगों के द्वारा लिखा गया है जो अपने राजाओं के बारे में, उनकी तारीफ में या उनके अच्छे बातों को लेकर के रखने का प्रयास हुआ है। और एक तरीके से कहा जाए तो ब्रिटिशर्स ने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने का प्रयास किया है। तो इसको हमको करेक्ट परिप्रेक्ष्य में रखने की ज़रूरत है और इसलिए उन्होंने इतिहास संकलन के इस काम को उन्होंने अपने हाथों में लिया और उस काम को आगे उन्होंने आजीवन अंतिम सांस तक उसको पूरा करने का काम किया और जिसे आज हम सब लोग इस शोध संस्थान के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने भी इसमें जो हमारी 2020 की शिक्षा नीति है उसमें भी एक बहुत बड़ा योगदान किया गया है कि हमने भारतीय ज्ञान प्रणाली, भारतीय भाषा, संस्कृत और डीकोलोनाइजेशन, ये जो हमारे यहाँ विदेशी मानसिकता है जो हमारे को शिक्षा में भी प्रतिलक्षित होती है, उससे हमको निजात पाना है। इस बात को हम लोगों ने पॉलिसी में रखा है। आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन हो गया है। 1 करोड़ से ज़्यादा। तो यह एक सोच, जिस सोच को ठाकुर राम सिंह जी ने लेकर के चले थे, जो उन्होंने लेकर के चले, उसको वो हमारे शिक्षा नीति में भी प्रतिलक्षित होती है और शिक्षा नीति में प्रतिलक्षित ही नहीं होती है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, उस पर तीव्र गति से कार्य भी चल रहा है। तो आज के दिन हम सब लोग माननीय सोनी जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं यहाँ चेतराम जी ने मुझे मुख्य अतिथि बना दिया, मैं तो आपका सहयोगी हूँ
और सहयोगी के नाते ही मैं अपने आप को भूमिका में देखता हूँ, और ये सहयोग मेरा सदा सदा रहेगा, इस बात की भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ज़्यादा ना कहते हुए हम सब लोग आदरणीय सुरेश जी को सुनने के लिए आतुर हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि यह संस्था निश्चित रूप से उत्तर भारत के लिए, न ही सिर्फ हिमाचल के लिए, उत्तर भारत के लिए इतिहास के दृष्टि से जो हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है वो सही परिप्रेक्ष्य में यहाँ के शोधकर्ताओं के द्वारा समाज के सामने आएगा, जो आने वाले समय में बहुत दूर तक हमारे गौरव में इतिहास को गौरवान्वित करता रहेगा, ताकत देगा। और उसी के माध्यम से, जिसे धूमल जी ने कहा कि जो लोग अपने इतिहास को भूल जाते हैं उनको इतिहास भी भूल जाता है, तो हम इस काम को, इस गलती को न करें और हम हमेशा ये ध्यान में रखें कि इस संस्थान के माध्यम से जो भी यहाँ पर शोध के माध्यम से जो चीज़ें आएंगी वो समाज को सदा सदा रास्ता दिखाएंगी। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम शब्दों में लेकिन बहुत प्रभावी ढंग से हम सबका मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद। अब मेरा निवेदन रहेगा माननीय सोनी जी से कि हमारा मार्गदर्शन अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय सोनी जी प्रचारक जीवन में इनका परिचय आ गया है, लेकिन ऐसा व्यक्तित्व जो शुरू से हम सबके साथ जुड़ा है, उनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। आपका आभार। ठाकुर राम सिंह जी इतिहास शोध संस्थान नेरी के द्वारा आयोजित आज ठाकुर राम सिंह जी की 111वीं जयंती के अवसर पर आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि हिमाचल के निवासी और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अनेकों भूमिकाओं का निर्वाह करते हुए भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, जिनके सहयोग से इस भूमि के ऊपर यह केंद्र खड़ा हुआ। ऐसे यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे प्रेम कुमार धूमल जी, इतिहास संकलन के अध्यक्ष ईश्वर शरण जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित प्रोफेसर गौतम जी, शैलजा जी, शशिबाला जी, इस संस्थान के अध्यक्ष भागचंद जी, निदेशक चेतराम जी और सभागार में उपस्थित सभी इस कार्य के साथ में और ठाकुर साहब के साथ में श्रद्धा और आत्मीयता से जुड़े हुए सभी आत्मीय बहनों तथा भाइयों, आज ये कार्यक्रम की एक बात रही कि ठाकुर जी की प्रतिमा का अनावरण हुआ। तो ठाकुर जी को तो कितना अच्छा लगा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों को प्रसन्नता होती है जहाँ अपनी श्रद्धा है उसको थोड़ा व्यक्त करना। और चूंकि ये एक इतिहास का शोध संस्थान है, तो ठाकुर साहब इतिहास के नाते भी जुड़े थे और संघ के वो स्वयं सेवक और प्रचारक थे। तो संघ में तो नहीं होता, लेकिन संस्थाओं में होता है। कोई पुरातत्व की संस्था है, कोई साहित्य की संस्था है, तो जहाँ पर जिनकी प्रेरणा से आगे बढ़े तो स्वाभाविक रूप से स्मृति के लिए, तो उस नाते तो ठीक है।
बाकी तो केवल संघ में ऐसा नहीं है, ये भारत की परंपरा रही है। और कभी कभी मज़ेदार होता है कि संघ वाले को बाहर का आदमी समझाता है कि भारत की परंपरा क्या है। तो मुझे एक प्रसंग याद आता है कि इमरजेंसी लगी थी, सब लोग जेलों में बंद थे, तो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग जो कुछ बाहर थे उनके बीच में समन्वय आदि का कार्य करने का काम संघ के भी प्रचारक और भारतीय मजदूर संघ के जो संस्थापक रहे दत्तोपंत ठेंगड़ी उनकी तरफ था। तो उस सारे अंदर एक जो बहुत बड़े नेता थे अशोक मेहता जी, तो अशोक मेहता जी के साथ भी उनका संपर्क आया। तो अशोक मेहता जी का सामाजिक जीवन का बड़ा दीर्घ अनुभव था, तो कई प्रसंग उन्होंने सुना है। तो एक दिन ठेंगड़ी जी ने उनको कहा कि आपकी ये जितनी बातें हैं ये अगर समाज को पता लगेगी तो नई पीढ़ी को बड़ी प्रेरणा मिलेगी उससे, तो आप अपनी कोई ऑटोबायोग्राफी क्यों नहीं लिखते, ऐसा ठेंगड़ी जी ने मेहता जी को कहा। तो मेहता जी ने कहा कि मिस्टर ठेंगड़ी यू आर ए आरएसएस प्रचारक। तो ठेंगड़ी जी ने कहा हाँ। तो बोले तुम आरएसएस प्रचारक हो और मुझे आश्चर्य लगा कि तुम ऑटोबायोग्राफी लिखने कह रहे हो, क्यों? तो मेहता ने कहा कि अच्छा ठेंगड़ी ये बताओ कि उपनिषद किसने लिखे? कोई नहीं जानता है कि किसने उस वाणी का उच्चार किया, किसने लिखा। बोले जिसने लिखा उसको कोई नहीं जानता, लेकिन उपनिषद का जो ज्ञान है वो हजारों साल बीतने के बाद भी आज भी सारी दुनिया को प्रेरणा दे रहा है। तो बोले भारत की तो परंपरा रही कि आओ अपना योगदान दो और चुपचाप चले जाओ। तो इस नाते से व्यक्तिगत रूप में तो ठाकुर जी का चिंतन वही था, लेकिन ऐसा रहता ही नहीं कि भाई निर्गुण की उपासना बड़ी कठिन रहती है तो भगवान की मूर्ति भी हम बनाते हैं। बस एक ही बात उसमें ध्यान रखने की रहती है कि कई बार व्यक्ति के प्रति श्रद्धा के कारण उनके गुणों का वर्णन, तो धीरे धीरे व्यक्ति की महानता और गुणों के वर्णन तक हम सिमट जाते हैं। उसके बाद हमको उस पर चलना है, ये थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि हर वर्ष हम लोग इस ठाकुर जी की जयंती के निमित्त कुछ ना कुछ कार्यक्रम यहाँ करते हैं। तो करते समय स्वाभाविक रूप से ठाकुर जी का जीवन, उनके जीवन के प्रसंग, प्रेरणाएं, इसका स्मरण करना ठीक है, लेकिन जिन बातों के लिए थे उनके लिए हम में से हर एक कुछ ना कुछ जितना भी योगदान कर सकेगा, तो वह वास्तव में एक तरह से ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा की एक वास्तविक अभिव्यक्ति होगी। नड्डा जी ने जैसे कहा कि ठाकुर जी का जीवन जो है तो मूलतः तो वो स्वयंसेवक बने और देश के लिए उनने अपना जीवन समर्पित किया, और प्रचारक बनने के बाद शुरू से दीर्घ काल उनका नॉर्थ ईस्ट में गया, और वो काल भी बड़ा कठिन काल था। और विशेष रूप से महात्मा गांधी जी की हत्या का आरोप लगने के बाद का जो प्रसंग है, जलवायु आदि के नाते भी कठिनाई थी, लेकिन ठाकुर साहब ने एक दीर्घ काल वहाँ बिताया। कभी कभी नॉर्थ ईस्ट के लोग कहते हैं कि उनका जैसा स्वभाव था उसी ढंग से काम किया उन्होंने। उस विपरीत समय के अंदर भी कठिनाइयाँ हो। एक बार उनका पेट बहुत गड़बड़ हो गया तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जांच की और कहा कि बाकी तो ठीक है, आपके पेट में खुश्की हो गई है, तो 2 चम्मच घी खाया करो। तो ठाकुर साहब बोले अरे डॉक्टर खा तो 2 कटोरी जाऊं, कोई खिलाए तो सही। क्योंकि आसाम के अंदर वो मछली वगैरह खाते तो घी का कोई प्रचलन में नहीं, तो खा तो जाऊं मैं, बोले खिलाए तो सही कभी। फिर कहते थे कि ये हिंदू राष्ट्र है वगैरह, ये लोग मानते नहीं। तो वो कहते थे कैसे नहीं मानते हैं, जो चेतराम ने कहा ना, तो वो कहते थे छाती पे, एक वकील को ही कहा उन्होंने कि तेरी छाती पर बैठकर तेरे को समझाएंगे कि हिंदू राष्ट्र है ये।
तो ऐसा ये होने के बाद भी लोग जुड़ते थे उनके साथ में। क्यों? क्योंकि जो कह रहे थे वो उसके पीछे उनका एक अपना विश्वास था, उसकी एक उनकी कठोरता थी, तो वो करते रहे। बाद में फिर 71 में वो नॉर्थ ईस्ट से इधर आए और 88 के अंदर ये मोरोपंत जी की प्रेरणा से जो इतिहास का काम प्रारंभ हुआ था, क्योंकि संघ के जो एक पहले प्रचारक के लिए प्रचारक व्यवस्था तो नहीं थी उस समय, बाबा साहब आप्टे, उनके जीवन के 2 महत्वपूर्ण विषय रहते थे, एक संस्कृत भाषा और एक इतिहास। उनकी एक अच्छी किताब है राष्ट्र जीवन की परंपरा, जिसमें दशावतार जो है हम बोलते हैं, ये दशावतार मानव समाज के इवोल्यूशन की यात्रा के पड़ाव हैं। यानी पूरी सृष्टि के अंदर जो विकास यात्रा चली है, मत्स्य फिर कूर्म, तो एक एक का उन्होंने उस दृष्टि से विश्लेषण करते हुए, और तो बाबा साहब की जब देहावसान हुआ 72 के बाद, तो फिर 73 में बाबा साहब आप्टे स्मारक समिति बनी और उसके द्वारा ये इतिहास दिवस की परंपरा चालू की गई, संस्कृत और कंप्यूटर इनके संबंध के काम चालू किए गए। आगे चल कर के लगा कि ये इतिहास के क्षेत्र में कुछ मूल काम करना चाहिए, और उसमें से फिर धीरे धीरे ये इतिहास संकलन योजना का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस योजना के अंदर फिर ठाकुर जी 88 में जुड़े और बाद के फिर जो लगभग 22 साल उन्होंने इसके अध्यक्ष के रूप में इसके सारी विकास यात्रा के अंदर उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस नाते से स्वाभाविक रूप से और संघ के नाते भी और एक इतिहास के विषय के नाते ठाकुर साहब एक जो मूल में जो कुछ लोग रहते हैं उसमें से थे, और जो आधारभूत कई सारे कॉन्सेप्ट्स को समाज में प्रचलित करना था उसके संदर्भ में उनकी बड़ी भूमिका रही। एक बहुत यानी वैचारिक विमर्श के नाते और एक अच्छा उन्होंने सूत्र एक बार दिया था, और जो सब प्रकार का हम आजकल इतिहास और शोध का चिंतन करते हैं या समाज या क्षेत्र के अंदर जो बहुत सारे प्रश्न हमको दिखाई देते हैं आज, तो वो जो ठाकुर जी को जानकारी थी उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है। एक बार उन्होंने कहा कि मैं जब लाहौर में एमए कर रहा था इतिहास के अंदर, तो उस समय लाला हरदयाल का एक पर्चा हमको मिला। तो लाला हरदयाल ने कहा कि जो विश्लेषण उन्होंने किया कि ब्रिटिश लोग जो है 57 के पहले तक जो है वो मुस्लिम को थोड़ा शंका से देखते थे, और 57 के पहले देश में थोड़ा एसिमिलेशन भी प्रारंभ हुआ था। लेकिन 1857 की क्रांति जब हुई और उसके बाद लगा कि इस देश में अब अगर रहना है तो बोले आफ्टर चर्चाएं वैचारिक चलती रही होंगी, लेकिन एक प्लान्ड वे के अंदर देश के अंदर उसको लगाना, तो ब्रिटिशर्स ने बोले त्रिसूत्री योजना बनाई, और वो पेम्फलेट ठाकुर साहब उपलब्ध तो नहीं था लेकिन उनको स्मरण था। तो उसमें लाला हरदयाल ने कहा कि ब्रिटिशों ने 3 सूत्र बनाए कि आने वाले समय में जो लक्ष्य है वो क्या, तो बोले पहला था कि डी नेशनलाइजेशन ऑफ द हिंदू सोसाइटी, इसको जो है ये नेशनल उससे अलग करना। दूसरा था डी सोशलाइजेशन ऑफ द हिंदू सोसाइटी, और तीसरा था डी हिंदुआइजेशन ऑफ द हिंदू सोसाइटी। और ये 3 टारगेट करके प्लान्ड वे के अंदर उन्होंने नीतियां बनाना बाकी करना प्रारंभ किया। और इसलिए आप देखेंगे कि डी नेशनलाइज करना है तो क्या है कि हम कहते हैं कि हम यहाँ के मूल हैं, ये हमारा देश है, तो इसको असिद्ध करना। तो 1866 के अंदर आर्यन थ्योरी चर्चा में थी, लेकिन एज ए पॉलिसी उसको सिस्टम के अंदर लाना, ये आर्यन इन्विजन थ्योरी आई। तो आप कौन है?
आर्य के हुए हैं, तो आप भी बाहर से आए। यहाँ कौन थे? यहाँ द्रविड़ थे, तो द्रविड़ों को आपने दक्षिण में खदेड़ दिया। और द्रविड़ भी कहाँ से आए, तो उनको भी कहीं बाहर से बताना। और पीछे जाएंगे तो जो जनजाति भी हैं वो भी कहीं अफ्रीका वगैरह से कहीं से आना। तो इसका मतलब है कि यहाँ का कोई नहीं है, सब बाहर से आए। तो तुम भी बाहर के हो, हम भी बाहर के ही तय हैं, हम भी चोर हैं, तुम भी चोर हो, हम पुराने चोर, तुम पुराने चोर हो, हम नए चोर हैं। इसी में से वो फिराक गोरखपुरी के शेर आप लोगों ने कई बार सुना, आजकल तो सब बंद हो गया, लेकिन पहले चलता था कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले आते गए और हिंदुस्तान बसता गया। ये दृष्टि सब उसमें से निकली थी। ये फर्स्ट पॉलिसी। सेकंड लिया कि डिसोशलाइजेशन ऑफ इस सोसाइटी को काटना, ये जो एकीकरण हो रहा है, क्योंकि 57 के पहले सिंध इधर बाकी सब तरफ मुसलमान भी बहुत सारे हिंदू त्यौहार मनाना वगैरह की प्रक्रियाएं चलने लगी थी। तो उसके बाद से फिर जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आई और मुस्लिमों में फेनेटिज्म और हिंदू मुस्लिम दुराव की प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई। फिर सिखों को अलग करना, तो वो 61 से फिर सेंसस के अंदर तुम हिंदू हो कि सिख हो, इसकी परंपराएं चली, स्टडियां की गई, और आज हम उसका हालत परिणाम देखते हैं। यानी कोई चीज़ आप प्लान्ड वे में कुछ करते हैं तो परिणाम क्या होता है। तो आज हालत ऐसी है कि भाई हमको भी कहना पड़ता है कि भाई ठीक है अपनी समान परंपरा है, लेकिन तो हिंदू से अलग करना, मैं सारे इतिहास में नहीं जाता, लेकिन प्लान्ड वे के अंदर 1900 दशम ग्रंथ का पाठ होता था गुरुद्वारों के अंदर, वो धीरे धीरे बंद करा दिया। ये कविता ग्रंथ है पुराने, एक 1870 की एक किताब छपी है जिसमें कुछ नहीं, वो तो स्कॉलर था, उसने पूरे पंजाब के सारे क्षेत्र में जो गुरुद्वारे थे उनके अंदर के चित्र का कलेक्शन उसने छापा है। अब हर गुरुद्वारे के चित्र में दिखेंगे कि भगवती है, देवी है, राम है, कृष्ण है, सबके फोटो लगे हुए हैं। लेकिन आज स्थिति तो धीरे धीरे सिख अलग हो गए, और फिर हुआ कि समाज के अंदर ये जितने शब्द आज चल रहे हैं, डिप्रेस्ड क्लास, सप्रेस्ड क्लास, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, ये सब के सब आफ्टर दैट निकले। ये ऊंची है, नीची है, इनके अंदर ये, इनके अंदर ये, और देखते देखते समाज के अंदर साइकोलॉजिकली और बाकी ये बैठ गया। और तीसरा था कि डी हिंदुआइजेशन ऑफ द हिंदू सोसाइटी, कि हिंदुत्व की कोई भी बात है तो वो उसको खराब ढंग से पेंट करना। इसलिए ऐसे स्कॉलर्स जो पुराने ऋषियों की गलती निकालें, जो थोड़ी शास्त्र पुराने उनकी व्याख्या थोड़ी विकृत करें, तो उनको प्रोफेसर बनाना, उनको विदेश यात्राएं कराना, प्रक्रियाएं चालू हुई। और धीरे धीरे एक इतना बड़ा बौद्धिक वर्ग खड़ा हो गया कि जिसने सारी भारत की शैक्षिक जगत के अंदर इतिहास, सारी परंपरा को हिंदुत्व से अलग कर दिया। मैंने ये इसलिए बताया कि जब ठाकुर साहब ने ये कहा तो इस सारे चीज़ का जो आर्टिकुलेशन होना है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक बेस मिला। तो इस नाते से, और एक ठाकुर साहब की एक विशेषता थी, और फिर इतिहास के अंदर जो कार्य चले वो हर बार आप लोग मिलते हैं इसलिए उन सबको दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जितने मिथ थे, इन मिथों को तोड़ने के लिए केवल भावना के आधार पर नहीं तो तर्क और तथ्य के आधार पर, और एक बड़ा सारा उपक्रम जो चला, उस सारी प्रक्रिया के अंदर अनेकों हरिभाव वाकण के पुरातत्ववेत्ता थे, टीपी वर्मा जी जैसे अनेकों विद्वान रहे, मोरोपंत जी पिंगले का मार्गदर्शन था ही। तो एक एक करके कई सारे मूलभूत विषय उसमें से और लिए गए, और आज हम देखते हैं कि उस दिशा के अंदर एक अच्छी उपलब्धि के रूप में और देश के शैक्षिक जगत में भी आज वातावरण बना है। आर्यन इन्वेजन था तो ये एक मिथ है, तो जितने भी उसके सारे प्रमाण थे, चाहे लिंग्विस्टिक हो, चाहे पुरातात्विक हो, चाहे कोई भी हो, उन सब के आधार पर ऐसा सिद्ध हुआ कि भाई ये मिथ है एक, और वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में तो ये है कि उधर से आगमन नहीं हुआ, यहाँ से उधर निष्क्रमण हुआ है।
विश्व के अंदर यहाँ से लोग गए हैं। तो एक बहुत बड़ा काम जो इतिहास संकलन योजना के विभिन्न प्रयत्नों के माध्यम से हुआ कि यह आर्यन थ्योरी का जो मिथ था उसको किया, और उसके लिए जो बहुत बड़ा आधार था वो सरस्वती नदी थी। क्योंकि ब्रिटिशों ने सारे इतिहास को, क्योंकि पादरी ने कहा था कि ईसा से 4000 साल पहले दुनिया बनी, तो विश्व का इतिहास 6000 साल में सिमटाना था। तो उन्होंने बता दिया कि वेद ईसा से 1500 साल पहले हुए। तो सारा आप देखेंगे मैक्स मुलर से लेकर सबके जो वर्णन है तो वो ईसा से 1500 साल पहले में कर देंगे, और ये बाहर से आए आर्य लोग। तो ये सरस्वती की शोध में जब चला कि पुरातात्विक ढंग से और भूगर्भी परिवर्तन जो होते हैं उन सब शास्त्रों की दृष्टि से हुआ कि ईसा से 2500 साल पहले सरस्वती नदी पूरी लुप्त हो गई थी। और वेदों में जो सरस्वती का वर्णन है वो तो विराट सागर जैसी है, अम्बित में, देवित में, नदीत में, सरस्वती वगैरह कहते हैं। तो इस तरह का सरस्वती का स्वरूप रहा तो और भी हजारों साल पहले रहा होगा। तो क्या ऐसा संभव है कि जो लोग बाहर से आए और उनके हिसाब से तो सरस्वती नदी तो सूख चुकी थी 2500 साल पहले, और इनके हिसाब से 1500 साल पहले आए, तो उन्होंने वेदों का गान किया तो जो नदी सूख गई थी उसका उन्होंने ऐसा वर्णन किया। तो इसलिए मार्क्सवादी चिंतक थे राम विलास शर्मा जी, लेकिन बाद में फिर अंत में थोड़ा वेदों की ओर झुके। वो उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पश्चिम एशिया ऋग्वेद। तो उसमें वो कहते हैं कि यही एकमात्र प्रमाण ऐसा है सरस्वती का कि जो इस आर्यन यूनिज्म थ्योरी को समाप्त करता है। फिर बाकी जितना इतिहास का उद्देश्य, इतिहास का विकृतीकरण कैसे कैसे हुआ है, गौरवशाली इतिहास, उस सब को लेकर के और एक लंबा काम प्रारंभ हुआ। और उस काम की परंपरा के अंदर ये जो संकल्प वाचन आपके सामने किया गया वो काल की धारणा का था, एक दूसरा महत्व का विषय। क्योंकि आज हम सन संवत में सोचते हैं इस तारीख को हुआ कि नहीं हुआ, सत्य गलत के बारे में, लेकिन काल की धारणा तो अनंत है। अपने एक पुराना श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि काल चक्रम जगत चक्रम युग चक्रम च केशव आत्मयोगेन भगवान परिवर्तयते अनिशम। यानी ये काल में सब कुछ चलता है, तो ये काल का एक प्रवाह है, उसका चक्र है। उसके अंदर अपने यहाँ कहते हैं कि सृष्टि बनती और बिगड़ती है। इसलिए अपने किसी ऋषि ने नहीं कहा कि ये पहले ही प्रारंभ है इसका। ऋग्वेद में वर्णन आता है कि जब सृष्टा ने फिर से इस सृष्टि को बनाया तो कहते हैं कि सूर्या चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, यानी पूर्व में जैसा किया था वैसा किया। इसलिए दूसरी जो बात कहते हैं कि जगत चक्रम, सृष्टि बनती है बिगड़ती है। और फिर तीसरा कहते हैं युगत चक्रम च केशव, उसके अंदर सभ्यताएं बनती हैं बिगड़ती हैं, बनती हैं बिगड़ती, चलता रहता है। तो भारतीय जो समाज है उसकी तो सोचने की आदत ऐसी है, और इतिहास लेखन भी ऐसा है। इसलिए पुराण में क्रम से उन्होंने वंश परंपरा नहीं लिखी। उन्होंने कहा मुख्य मुख्य राजा का वर्णन, जिनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम एक आदर्श समाज जीवन का बना सकते हैं, उसका हमने यहाँ उल्लेख किया है। तो भारतीय इतिहास लेखन के अंदर मुख्य था केवल तिथि डाटा ये नहीं था, मूल था कि पर्पज क्या है इसका। और इसलिए फिर इतिहास की परिभाषा को बदलना, इतिहास को ये करना उस नाते से, और एक चली, और ये जो काल है इसको इसके अंदर जोड़ना। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि बाकी और कुछ करें ना करें, लेकिन ये जो संकल्प मंत्र आप लोग अपने यहाँ जब कभी आपके यहाँ कोई धार्मिक विधि होती होगी तो उस समय पंडित को बुलाते हैं। और आजकल ज़रा आधुनिक हो गए हम लोग, तो पंडित का काम पंडित का, अपना कोई लेना देना नहीं है। जितना वो कहे यहाँ फूल चढ़ाओ तो फूल चढ़ा दो, ये करो तो ये कर दो। तो क्या बोल रहा है, क्या अर्थ है, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो बाकी ध्यान दें ना दें, लेकिन ये जो संकल्प मंत्र बोलता है तो उसको कम से कम थोड़ा सा ध्यान से पूरा ना करें तो उसमें जहाँ काल संबंधी 8-10 बातें हैं कुल मिलाकर। तो भारत ने एक ऐसी परंपरा विषय की कि जब संकल्प लेता आदमी तो सृष्टि जिस दिन चालू हुई तब से इस क्षण तक
किस जगह आप काम कर रहे हैं उसकी काल गणना वो संकल्प में बोलता है। और इसलिए फिर इतिहास का विवेचन करते समय इस काल की धारणा को इसके अंदर सारा एक किया। और फिर जैसा कहा कि जो विकृतियाँ हुई थी उस सब के विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उन दिशाओं के अंदर और प्रयत्नों की श्रृंखला प्रारंभ हुई। ये सारे प्रयत्न चलते समय इसलिए जो महत्वपूर्ण आवश्यकता रहती है इस सब के अंदर कि अपने अपने यहाँ पर इसको देखना। कई बार हमारी दृष्टि जो है कि इतिहास है ना भूतकाल की कुछ बात है, तो ऐसा नहीं है। इतिहास का मतलब ऐसा घटित हुआ है तो घटता रहता है। अभी मैं बोल रहा हूँ, एक क्षण के बाद ये इतिहास का हिस्सा हो गया। तो इतिहास है ना कोई पुराने ज़माने में जाने की चीज़ नहीं है। और दूसरा है कि इतिहास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसका विस्मरण करना है, क्योंकि लोग कहते हैं ना, आप लोग कई बार सुनते होंगे कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते हैं तो इतिहास फिर दोहराता है अपने को। क्यों? इतिहास में घटित चीज़ थी, उन सूत्रों को हमने समझा नहीं तो फिर से, इसलिए अपन कहते हैं भारत के इतिहास के अंदर बार बार गुलामी क्यों हुई? एक बार की गुलामी से पाठ नहीं सीखा समाज ने, वैसा सुधार नहीं किया अपना, परिणाम स्वरूप परिवर्तन आया। तो इस दृष्टि से और एक जो महत्वपूर्ण भाग था कि भारत के इतिहास को भारतीय अधिष्ठानों के आधार पर करना, और वो अगर करना है तो दोनों पक्ष में काम करना। एक पक्ष तो ये है कि हमारे जितनी और ग्रंथ संपदा है अपनी, उसके अंदर इतिहास छुपा हुआ है, तो उसमें से इतिहास को निकालना। जैसे एक किताब का भी विमोचन हुआ ना उसमें कि हिमालय की जो क्षेत्र है इसके ऋग्वेदी संदर्भ। अब उसमें देखेंगे तो उसमें बहुत संदर्भ है। एक तो ऐसा है कि जब ना हिमाचल रहा होगा ना हिमालय था तब का संदर्भ है उसमें। क्यों? उसमें उल्लेख आता है ऋग्वेद के अंदर कि ये जो क्षेत्र है ये कैसा है, तो वो कहते हैं चतुस्समुद्रा है, ये चारों तरफ समुद्र से है। अभी तो 3 है, तो चौथा कहाँ था? तो ये चौथा जो है ये हिमालय नहीं था तब था। और प्लेटें जब मिली तो समुद्र यहाँ से ये हुआ और धीरे धीरे हिमालय खड़ा होने लगा। इसलिए आप देखेंगे कि हिमालय कच्चा पहाड़ है, उसके पत्थर देखेंगे तो पहाड़ में कभी गोल पत्थर नहीं होते हैं। क्यों? किसी समय में जल रहा होगा। ये कच्चा पहाड़ है। तो लेकिन इसके बाद धीरे धीरे सभ्यता विकसित हुई। एक तो मैंने कहा कि ग्रंथों के अंदर से कुछ सामग्री मिल गई, और दूसरा जो आज जीवंत समाज है, क्योंकि अपनी एक विशेषता है कि जो वेद में कहा गया है वही आज भी अपने हिमाचल के किसी भी गांव का जो लोकगीत होगा उसमें भी वही जीवन मूल्य तथ्य सब दर्शित होंगे आपको। जैसे अपन कहते हैं ना कभी कभी कि जीव ब्रह्म एक, ये शंकराचार्य ने कहा, जीवो ब्रह्म भी ना परा। जो ज्ञान शंकर को है वो हिमाचल के गांव की अनपढ़ जो दादी है उसको भी है कि हाँ बेटा आत्मा और परमात्मा एक है। इसलिए हमारी ये कंटिन्यूटी है। तो दूसरा एक ग्रंथों के अध्ययन से निकालना, दूसरा आया कि समाज का अध्ययन करके उसको करना। और ये अगर करना है तो हम प्रतिदिन त्यौहार मनाते हैं, जीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके पीछे का भाव क्या है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है, उसके पीछे का तत्व क्या है, इसका अगर स्मरण हो तो इन चीज़ों की ओर देखने की भी हमारी दृष्टि बदलेगी। तो एक दृष्टि से हमारा जीवंत इतिहास आज भी समाज के अंदर है। समाज में जो कई सारे मंदिर होंगे, कई सारे स्मारक होंगे, कई सारे शिलालेख होंगे, कई सारी स्मृतियाँ होंगी, लोक कथाएँ होंगी, लोकगीत होंगे, उन सब के अंदर इतिहास झलकता है। तो उनका संकलन करना और उसको समाज के सामने लाना। तो इस नाते से हम भारत के वास्तविक और गौरवशाली इतिहास को लिखना है तो ये कर सकेंगे। और ये अगर करना है तो एक थोड़ा गहराई से काम करने वाला एक केंद्र चाहिए। उस सारी कल्पना में से ये नेरी के केंद्र का और प्रारंभ हुआ। एक अच्छी बात है कि सामान्यतः उत्साह में प्रारंभ तो कर लेते हैं, अपनी यहाँ कहते हैं कि आरंभ शूर बहुत होते हैं। अटल जी कभी कभी कहते थे कि अखबार निकालना और बंद करने का बड़ा प्रचंड अभ्यास है हमको। बहुत से अखबार निकाले पुराने समय के अंदर, लेकिन कंटिन्यूस चलते रहे कम है। तो एक संस्थान की तो एक अच्छी बात है कि
ये जिस दिन से हुआ तब से चल रहा है एक बात। और दूसरी अच्छी बात है कि जैसे तैसे नहीं चल रहा है, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ प्रौढ़ता गंभीरता भी बढ़ रही है, क्षमता भी बढ़ रही है और कार्य के आयाम भी बढ़ रहे हैं। तो एक अच्छी बात है। और जो आज बहुत सारी किताबों का आपके सामने विमोचन हुआ, आगे भी बहुत सारी योजनाएं हैं, क्योंकि इस कारण से कि हिमाचल का अपना एक महत्व है। जो मैंने कहा ना कि जब कभी पुनर्सारी रचनाएं चली होंगी तो ये हिमालय के नीचे है। और हिमालय के बारे में कहते हैं नहीं कि देवतात्मा हिमालय, इसलिए देवभूमि भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो इस हिमाचल प्रदेश के अंदर जितनी आपके यहाँ पर, जैसे पता है ना आज मंच पर कटोच वंश से है, तो है तो आज, लेकिन सूत्र जुड़ता है महाभारत से। तो इस नाते से आप देखेंगे कि पूरे हिमाचल के अंदर, जैसे मैंने कहा कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो कुल परंपराएं हैं, वंश परंपराएं हैं, तो एक दृष्टि से सारे इस इतिहास को भी जोड़ना और प्रारंभ बिंदु से लेकर के विश्व में व्याप्ति होने तक की जो सारी यात्राएं, उन कड़ियों को जोड़ना, तो उस नाते से और हिमाचल क्षेत्र के अंदर अच्छा गहराई से अध्ययन होना, इस नाते से मैं साधुवाद देता हूँ कि इस नेरी संस्थान ने, यह कल ही बैठे थे उन लोगों के साथ, तो हमने कहा है कि धीरे धीरे आप प्रत्येक गांव का जो है डाटा इसको इकट्ठा करिए। हिमाचल के वहाँ का समाज है, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के लोकगीत है, वहाँ की ये कोई पुरानी वहाँ पर कोई पुस्तकें हैं, कोई अन्य चीज़ें हैं, कोई स्मारक हैं। एक बार ये सारा डाटा इकट्ठा हो जाता है तो फिर सारी की सारी एकात्मता की बात उसमें से आएगी। तो इस नाते से यह एक सही इतिहास लिखना, क्योंकि गलत को मिटाना है तो मिटाना कहना पर्याप्त नहीं होता, उसके लिए विधायक रूप से कुछ करना पड़ता है। तो उस दृष्टि से और ये संस्थान का कार्य चल रहा है, आगे भी ये कार्य सारा चलता रहेगा। और ये करते समय इन चीज़ों को थोड़ा सा एक समझना, कई धारणाएं खराब हो गई हैं उनको थोड़ा ठीक करना, एक दो केवल, क्योंकि ये समाज जीवन को भी उस तरह का सोचने की आदत डालना पड़ेगी। उस नाते से एक दो तीन बातें बता के मैं अपनी बात पूरी करूँगा। अब एक शब्द है अपने यहाँ पर, पुराने समय में चलता था भिक्षावृत्ति, आजकल हम अनुवाद करते हैं कि भिखारी और फिर कहेंगे बेगर। तो भिखारी यानी एकदम तिरस्कृत, त्याज्य, भीख लेने वाला, ये समाज जीवन के अंदर बड़ा हे और नीचे का हो गया। भारत में तो परंपरा थी कि जो भिक्षावृत्ति पे जीते थे, तो भिक्षा यानी जीवन का श्रेष्ठतम मान था। बच्चा गुरुकुल में पढ़ने जाता था तो पहला काम भिक्षावृत्ति से होता था, समाज में घर घर जाता था, तो भीख नहीं मांगता था कोई, समाज को देने की आदत। और जब वो लड़का पढ़ के तैयार हो जाएगा तो उसको समझाना नहीं पड़ेगा कि तेरे को समाज के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि उसके मन में पूरे हुआ कि मैं जो आज बना हूं वो इस समाज के कारण बना हूं। तो एक सिस्टम अपने समाज ने बनाया, लेकिन आज उसको बिल्कुल विकृत कर दिया गया। और केवल ऐसा नहीं है वो बच्चों के लिए था, आप देखेंगे समाज जीवन में एक वर्ग ऐसा था जो खुद संग्रह नहीं करता था और घूम घूम के समाज के अंदर जो आवश्यकता उनकी पूर्ति करता था और भिक्षावृत्ति पे रहता था। वंशावली लेखक होते थे। आज जब किसी को घर वापसी करना है तो वंशावली लेखक ही बताता था कि इतने साल पहले इनका ये पूर्वज, इसका ये नाम था, ये इस्लाम में आया था या ईसाई में आया था। ये वंशावली लेखक जाते थे घर घर, और घर में लोग जब देते थे तो श्रद्धा से देते थे, उनकी पूजा करते थे। आप देखेंगे कि पुराने समय में जिनको भी भिक्षा दी जा रही तो आदर सम्मान के साथ करने की परंपरा थी। तो भिक्षावृत्ति ये एक परंपरा थी अपने देश के अंदर, उसने समाज को, पश्चिमी प्रभाव में हम सब भूल गए और उसी को पढ़ने। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसी बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं समाज के अंदर, कोई भी काम होता है तो मिलजुल के करना, तो परंपराएं थी अपने यहाँ पर।
एक गांव है, गांव के अंदर लकड़ी का काम, लोहे का काम, इसका काम, उसका काम, मिट्टी का काम करने वाले सब लोग रहते हैं। गांव का जीवन एक दूसरे पर आश्रित हो चले, इसलिए उनने फिर कुछ संस्कार, कुछ त्योहार, कुछ परंपराएं बनाई। तो वो केवल परंपराएं नहीं थी, वो सोशियो इकोनॉमिक मॉडल भी था। अब आप देखेंगे कि एक परंपरा है कि भाई एक निश्चित त्योहार में, कहीं दिवाली के समय करते, कहीं करते, मिट्टी के बर्तन सब बदल देना। अब बर्तन तो ठीक है, और भी 5 साल चल सकता है, आज बदलने की क्या जरूरत है। लेकिन 5-5 साल आप रखोगे तो गांव का कुम्हार क्या करेगा। तो मिट्टी फिर मिट्टी में मिलती है, फिर उससे बनती है। तो परंपरा डाल दी कि भाई दिवाली आएगी या कोई ऐसा त्यौहार आएगा, उस दिन अपने पात्र बदलना है, कपड़े बदलना है। ये कोई केवल त्योहार मात्र नहीं थे, ये एक ताना बाना था। और जितने ये लोग थे सब मालिक थे अपने। आज जॉब की परेशानी है सब तरफ। अपने यहाँ बढ़ई हो, कुमार कोई भी हो, उस छोटा मोटा था, वो खुद ही मालिक था। तो वो समाज जीवन जो है वो उसमें चलता था। जो परंपराएं थी अपने यहाँ पर, तो उसके पीछे एक दर्शन था। अब आप देखेंगे डिजाइन के अंदर पहले अपने यहाँ बर्तन बनते तो तरह तरह के नक्काशी के लोटे मिलेंगे आपको। जो आदमी इतनी तरह के ये पराते, तरह तरह के कलात्मक पात्र बना सकता है, जो समाज, वो गिलास नहीं बना सकता था क्या? लेकिन गिलास नहीं बनाए उनने, क्यों? तो गिलास पे तुम नियंत्रण नहीं रख सकते हो, लोटे पे कर सकते हो। लोटा पूरा भरा हो तो आप चाहें तो उस भरे लोटे से पतली धार भी निकाल सकते हो, मोटी से मोटी धार भी निकाल सकते हो, आपके नियंत्रण में है। लेकिन गिलास फुल भर लो और मैं आपको कहूँ कि एकदम पतली धार निकाल के बताओ, कोई नहीं कर सकता, भड़ से गिरेगा पानी। तो वो जीवन में नियंत्रण सिखाता है। प्लास्टिक आ गया आज, तो कहते थे कि भाई ये डिज़ाइन भी साइकोलॉजी को प्रभावित करती है, तो ऐसे पदार्थ नहीं बना सकते थे, क्यों? लेकिन मिट्टी के पदार्थ से आप व्यवहार करते हो तो आप कॉशस रहते हो, क्योंकि गिर जाएगा तो टूट जाएगा। कोई भी पदार्थ हो, चीनी मिट्टी का कोई भी, उससे जब आप व्यवहार करेंगे तो वो केवल उससे व्यवहार नहीं, उसके साथ आपकी साइकोलॉजी और बिहेवियर बदलता है। और जो चीज़ें टूट फूट का डर नहीं है तो आदमी उतना ही उपेक्षा के भाव में चला जाता है। मैंने इसलिए कहा कि इतिहास का मतलब खाली ये प्रतीक इकट्ठे करना इतना नहीं है। दूसरा जो इसका भाग है कि समाज जीवन के व्यवहार में भी जो सारी परंपराएं हैं उनका भी संकलन करना, उनको डिकोड करना, ये सारा करने से एक आने वाले समय के अंदर, और जैसा मैंने कहा कि देश की परिस्थिति में भी बदल आ रहा है, वातावरण में बदल आ रहा है, और पिछले एक 10-12 सालों से जो धारा चली है, तो एक बात तो कम से कम इतनी देश समाज जीवन में आ गई कि अब संवैधानिक तंत्र के अंदर भी हिंदू नाते से अपने को बताना है, इसके अंदर किसी प्रकार की हिचके नहीं, तो बढ़ चढ़ करके ही, चाहे संस्कृति हो, चाहे भाषा हो, चाहे परंपरा हो, चला है। और उसका परिणाम दूसरों पर भी हो रहा है कि चाहे अनचाहे उनको भी मजबूरी में और करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर जब ऐसा वातावरण बन रहा है, लेकिन ऐसे वातावरण के समय में अब इसको आधारभूत रूप से परिवर्तन करना है, तो इस क्षेत्र के अंदर, जैसा नड्डा जी ने भी कहा कि अभी एक प्रयत्न चला है, और अभी जब राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण हुआ, उस समय प्रधानमंत्री ने जो एक बात कही कि 2035 में, और मेघालय के जो शिक्षा नीति का और पेपर जो था उसका सूत्रपात किया, उसके 200 साल पूरे होंगे। तो अगले 10 साल जो हैं, इन 10 सालों के अंदर सभी विषयों के अंदर एक तरह से ये जो औपनिवेशिक मानसिकता है उससे संपूर्ण देश को, समाज को मुक्त करना, उससे मुक्त करने की दिशा में प्रयत्न करना, उस सारे प्रयत्नों के अंदर और हम सब भी सहभागी बने, हमारे जीवन के अंदर भी वो चीज़ें थोड़ी सी आएँ, और अनुकरण भी करना है तो कुछ अच्छी चीज़ों का करें। मैं कभी कभी कहता हूँ कि भाई यूरोप की गाली बहुत देते हैं अपन, लेकिन यूरोप से 1-2 चीज़ें सीखी हमने। एक थोड़ी अंग्रेजी सीख ली और दूसरी वेशभूषा सीख ली, थोड़ा बहुत हलो हाय करना सीख गए।
लेकिन यूरोपीय लोगों की और जो कुछ बातें थी उसके ऊपर वो नहीं पकड़ा हमने। वो जो उनका था कि जिसका वर्णन आया नहीं कि जो मैंने आपको त्रिसूत्री कही, एक देश के लोग कुछ सोचते हैं और देखते देखते 80-90 साल के अंदर हमको मूल रूप से चीज़ों से काट देते हैं। तो वो जो एक विशेषता थी कि साधक भाव से करना, गहराई में जाकर के करना, परिश्रम पूर्वक करना, तो कुल मिलाकर उनके निहित उद्देश्य होंगे, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं। तो भारत का भी नवनिर्माण आगे होना है, तो जीवन के सभी क्षेत्रों में जो भी विशेषज्ञता जिसके पास भी है, तो हमको थोड़ा आने वाले समय के अंदर जो कल्पना है कि 2047 तक भारत ऐसा बनेगा, तो उस दिशा के अंदर समाज जीवन के सब क्षेत्रों में प्रयोग हो, और उसके लिए एक आधार भूमि, तो जो भारत का वास्तविक इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, वह उसके एक समग्र रूप के अंदर पुस्तकों के रूप में भी आए और जीवन के व्यवहार के अंदर भी उसको समझ करके हम चलें। तो जिन बातों के लिए और ठाकुर जी जैसे अनेकों लोगों ने अपने जीवन का क्षण क्षण दिया, रक्त का कण कण खपाया, उन सब की साधना सार्थक होगी। और इन कार्यों के लिए जितना अधिक हम योगदान करेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उतना ही मैं समझता हूँ कि ठाकुर जी के प्रति हम सब की एक आंतरिक सच्ची श्रद्धा होगी। इस नाते से हम सब बंधु विचार करें, हर वर्ष इस प्रकार का समागम और सब लोगों को पुनः स्मृति के लिए नेरी संस्थान कार्य करता है, उसके लिए उनका साधुवाद। आज के इस प्रसंग के लिए आप सब लोगों ने इतने समय मुझे धैर्य से सुना या झेला, जो भी कहें, आप सबका आभार मानते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आपका मार्गदर्शन मिला, आपका उद्बोधन से हम कृतज्ञ हुए। और जो आपने इशारा किया कि हर वर्ष नेरी शोध संस्थान ये कार्यक्रम करता रहे, मान्यवर आपका आगमन हर वर्ष होता रहेगा, तो निश्चित रूप से नेरी शोध संस्थान इस प्रेरणा से आगे बढ़ेगा। बहुत आपकी तालियों की कमी कुछ समझ में आ रही है। भोजन का समय हो रहा है, प्रसाद सबके लिए उपलब्ध है, और आज शिवरात्रि का दिन है। आप में से बहुत से भाई बहनों का व्रत होगा, तो व्रत का भी उपलब्ध है, इसलिए ताली बजाने में कोई कंजूसी करने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा सा समय रहता है। अब एक दो सूचनाएं और हैं। एक तो आज हमारा एक सिस्टम लॉन्च हुआ है जिसमें नेरी के लिए जानकारी के लिए केवल QR कोड को आप स्कैन कर लें तो उससे पूरी जानकारी आपको उपलब्ध होगी। और कांगड़ा की चित्रकला का 300 वर्षों का इतिहास, ये जो जानकारी QR कोड जो किया गया है, शिप्रा मॉडल श्री नरेश जग्गी व आयुष चंदेल जी द्वारा तैयार किया गया है। अब आपको कोई भी नेरी के बारे में जानकारी चाहिए तो केवल आप कोड स्कैन कर लें और उससे आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और कांगड़ा पेंटिंग का भी 300 वर्ष पूर्व के इतिहास को पुनः इतिहास शोध संस्थान नेरी में डॉक्टर सुरेश कुमार द्वारा बनाया गया है, जिनका अनावरण आज माननीय मुख्य अतिथियों द्वारा किया गया। स्कैन कोड का भी और इसका भी। एक और जानकारी, ठाकुर जी की जो सुंदर प्रतिमा हमने माननीय मुख्य अतिथियों को दी है, वो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर दिनेश पाल जी और उनके छात्रों द्वारा बनाई गई है। ये भी एक बहुत अच्छा कार्य है, स्वदेशी और अपने स्वयं की कला को विकसित करने का एक नमूना आपके सामने है। अब मेरा निवेदन रहेगा अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए कार्यक्रम अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी से अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। याम मेधाम देवगणा पितरस्य पासते तया मामद मेध्याग्नि मेधाविनम कुरु।
मेधा में वरुणदातु मेधाम अग्नि प्रजापति ही मेधाम इंद्रश्य वायुष्य मेधाम धतधातु में। भारतीय ऋषि परंपरा ने मेधा की उपासना की थी। यह सत्र भी उसी मेधाग्नि को समर्पित है। हम सभी देख रहे हैं कि जिस अपेक्षा से, जिस उत्साह से संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया था वो फलीभूत हुआ है। आज कई तरह का एक संयोग बना है। उस संयोग की पूर्ति हमारे अतिथियों के माध्यम से हुई है। एक तो साक्षात महादेव की महाशिवरात्रि है, ठाकुर जी का 111वीं जयंती वर्ष है, और तीसरा इतिहास दिवस है। मैं भाग्यशाली हूं कि ठाकुर जी हमारे संस्थापक अध्यक्ष रहे और उनके इस कार्यक्रम में शुरू से ही हमारे मार्गदर्शक रहे। विगत 3 दशकों से एक अच्छी वैचारिकी के साथ देश, समाज, इतिहास को एक दिशा देने वाले हमारे आदरणीय सुरेश सोनी जी 1990 से लगातार उनके साथ किसी न किसी रूप में इतिहास क्षेत्र में जो सीखने का मौका मिला है वह बिल्कुल अद्भुत है। आप सबको नई दिशा मिली है उससे, उनके प्रबोधन से। जो स्वयं जगत के प्रकाश हैं, ऐसे हमारे आदरणीय नड्डा जी, उनका पूरा परिचय आप सब जानते हैं। उनको मैं नमन करता हूं। उनके क्षेत्र में हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं जिनके माध्यम से, जिनको नियत ने नियत निमित्त बनाया, मैं ये कहूँगा आदरणीय श्री प्रेम सिंह धूमल जी, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मंच पर अनेक विभूतियां हैं। समय अभाव के नाते सबका पाठ्य हमको नहीं मिल पा रहा है। कुलाधिपति प्रोफेसर के प्रेम कुमार धूमल जी, जो अभी पद्मश्री से जिनको सम्मानित किया गया है, डॉक्टर शशि बाला जी, डॉक्टर शैलजा कटोच जी, भागचंद जैन जी, और बड़ी संख्या में हमारे सामने हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी बैठे हैं, हमारे सांसद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे क्षेत्र के क्षेत्र प्रचारक से लेकर के नीचे की सारी कड़ियाँ हमारे पास इस पूरे कार्यक्रम को गरिमा के लिए उपस्थित हुई हैं। देश भर के तमाम सारे क्षेत्रों से, विशेषकर हिमाचल प्रदेश से तो मनीषी यहाँ आए ही हैं। छात्र छात्राएं जिनके लिए यह संस्थान खुला है, वे सभी बैठे हैं। हमारी मातृशक्ति बहनें बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में हैं। सबकी निगाहें आज के इस कार्यक्रम में हैं। समय हो चुका है, इसलिए मैं आपका समय नहीं लूँगा। 1994, 1995, 1996 के 3 बड़े राष्ट्रीय अधिवेशन इतिहास संकलन योजना के ठाकुर जी के नेतृत्व में हुए थे। भोपाल में 1996 का बड़ा अधिवेशन माननीय सोनी जी उसमें प्रांत प्रचारक थे मध्य भारत के, उनके मार्गदर्शन में हुआ था। बहुत सारी स्मृतियाँ उनके साथ हैं। समय समय आने पर कहीं न कहीं कार्य के रूप में उनका प्रयोग हम लोग करते हैं। भर्तृहरि का ने बहुत सोच समझ करके नीत शतकम में एक श्लोक लिखा है, वो ठाकुर जी को समर्पित है। भर्तृहरि कहते हैं कि कुसुमस्तवकस सेवा द्वयी वृत्ति मनस्विना, फूल के गुच्छे की तरह से मनस्वियों की 2 वृत्तियां होती हैं। मूर्धनिवा सर्वलोकस्य शीर्यते वन में हुआ। अगर फूल तोड़ा जाएगा तो भगवान के चरणों में चढ़ेगा, भगवान के सिर पर चढ़ेगा, और नहीं तोड़ा जाएगा फिर वहीं वो फल बन करके, बीज बन करके पुनः नए सृजन में अपने आप को डाल देगा। ठाकुर जी हमारे मनस्वी थे। ये पूरा चरितार्थ होता है उनके जीवन के ऊपर। इसलिए आचार्य भर्तृहरि के इस श्लोक के आधार पर उस महामनीषी को, जिनको हम इतिहास मनीषी कहते हैं,
क्योंकि उन्होंने इतिहास के लिए अपने आप को समर्पित किया था। ये मनस्विता उनके पास थी। आज हमारे मंच पर उसी प्रकार के मनीषी भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से समाज जीवन में सर्वस्व अर्पित करते हुए उस धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं प्राय हर जगह जहां भी संगोष्ठियां अपनी होती हैं, मैं यही कहता हूं कि देश ने आगाज दिया है, 1947 का हमारे सामने लक्ष्य दिया है, तो हम इतिहासकारों की भी भूमिका उसमें बहुत बड़ी है। क्योंकि आने वाले 21 वर्षों में अगर देश का प्रामाणिक इतिहास हम नहीं दे पाए देश को, तो देश भले ही अन्य मामलों में विकसित हो जाए, लेकिन देश की आत्मा तो ढूंढती रहेगी आपको, क्योंकि हमारे पूर्वज तो आप सबको मालूम है। बहुत अच्छी बात यह हुई है कि भारत सरकार ने, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ने पूरे देश में केवल हिमाचल प्रदेश को यह प्रोजेक्ट दिया है कि प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण करते हुए हिमाचल का समग्र इतिहास जो है तैयार हो और वह मानक अन्य प्रदेशों में आगे जाए। और इसी संकल्प के साथ संस्थान जुड़ा हुआ है। हम सब नियमित रूप से इसकी चर्चा के साथ सहभागी हैं। मैं तो कहता हूं कि हमारा योजना का एक प्रकल्प ही है। ये भी विद्वान आते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। कल माननीय सोनी जी ने सबके साथ एक बैठक भी की है। बहुत सकारात्मक दिशा चल रही है। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, आप सबके शुभाशीष की आवश्यकता है, आप सबके अंतर मन में संस्थान बना रहे इसकी आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके भीतर बैठी हुई इतिहास की चेतना को, मेधाग्नि को नमन करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। अब